हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे 64th बीपीएससी पीटी में आए हुए करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और मिसलेनियस के क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती निर्मला सीतारमन मेड अ 3-day विजिट टू विच नेशन इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2018। आपसे पूछा गया है कि अक्टूबर 2018 के प्रथम सप्ताह में भारत की रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन किस देश की त्रिदिवसीय यात्रा पर गई थी। आपके ऑप्शंस हैं रशिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन, चाइना या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। उस समय ये कजाकिस्तान की 3 दिवसीय यात्रा पर थी। वर्तमान समय में डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, और 2022 में इनके अगर हम इंटरनेशनल विजिट के बारे में बात करें तो ये 2 डे की इनकी विजिट थी कंबोडिया की फॉर आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स प्लस मीटिंग, और इसके साथ ही मंगोलिया भी ये विजिट किए थे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की बात करें तो वो अक्टूबर 2022 में विजिट किया था उन्होंने यूएसए फॉर द एनुअल मीटिंग ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। इसके साथ ही G20 की फाइनेंस मिनिस्टर्स की जो मीट हुई है एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग, इसके लिए उन्होंने यूएसए विजिट किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पार्लियामेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस डिसमिस्ड द ऑनरेडी सिटीजनशिप ऑफ ऑंग सान सू की इन अक्टूबर 2018। आपसे पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2018 में निम्न में से किस देश की संसद ने आंग सान सू की मानद नागरिकता वापस ले ली है। आपके ऑप्शंस हैं यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, कनाडा या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। कनाडा ने इनकी मानद नागरिकता वापस ली थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद नाफ्टा। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नाफ्टा से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन हैं ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, मैक्सिको या यूएसए या फिर ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन। नाफ्टा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता है जो मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका के मध्य हुआ है। ये प्रभावी हुआ है 1 जनवरी 1994 से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद विच नेशन इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट मोबिलाइज योर सिटी इन सितंबर 2018। आपसे पूछा जा रहा है कि सितंबर 2018 में भारत ने किस देश के साथ मोबिलाइज योर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शंस हैं स्वीडन, जर्मनी, जापान, फ्रांस या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये समझौता 2018 में मोबिलाइज योर सिटी फ्रांस के साथ किया गया था। वर्तमान समय की बात करें अगर ईयर 2022 में जो MOU साइन हुए हैं तो अर्मेनिया के साथ MOU साइन हुआ है एग्रीमेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ वेपन्स वर्थ मोर देन 2000 करोड़। इसके साथ MOU साइन हुआ है फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन UAE के साथ, एंड एग्रीमेंट ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हुआ है इंडिया और नेपाल के मध्य। इसी तरह MOU साइन हुआ है टू इन्हांस कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिफेंस इंडिया और इजिप्ट के मध्य, और कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट साइन हुआ है इंडिया और फ्रांस के मध्य। इसी तरह MOU साइन हुआ है फॉर टेली एजुकेशन इंडिया और मेडागास्कर के मध्य। ये कुछ इंपॉर्टेंट MOUs हैं जो ईयर 2022 में साइन हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where did Foreign Minister श्रीमती सुषमा स्वराज इनॉग्रेट पाणिनी लैंग्वेज लेबोरेटरी इन अगस्त 2018। आपसे पूछा जा रहा है कि अगस्त 2018 में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने किस देश में पाणिनी भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, इंडोनेशिया या ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन सी। इसका उद्घाटन मॉरिशस में किया गया है। तो विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन के अवसर पर 20 अगस्त 2018 को ये सुषमा स्वराज ने मॉरिशस में पाणिनी भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच नेशन इनेक्टेड ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन लॉ फॉर माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडियन ओरिजिन इन अगस्त 2018? आपसे पूछा जा रहा है अगस्त 2018 में किस देश ने भारतीय मूल के प्रवासी लोगों के लिए अंग प्रत्यारोपण की सुविधा देने संबंधी कानून बनाया है? आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, यूएसए, सिंगापुर या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसा कानून बनाया था यूनाइटेड किंगडम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। इमर्सन मनांगावा was elected as the president of which country in president election held in November 2017? आपसे पूछा जा रहा है कि नवंबर 2017 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में इमर्सन मनांगावा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए थे? आपके ऑप्शन हैं युगांडा, कीनिया, जिम्बाब्वे, घाना या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बने थे 2017 में और वर्तमान समय में जनवरी 2023 की अगर बात करें तो अभी तक यही हैं राष्ट्रपति। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट जो इलेक्शंस हुए हैं, हम इजराइल की बात करें तो हाल ही में इजराइल के पीएम वापस से बेंजामिन नेतन्याहू बन गए हैं। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं अली खान समीलोव। इसके साथ ही कुवैत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं शेख सबाह अल खालिद अल सबाह। कोलंबिया के प्रेसिडेंट की बात करें तो वो हैं गुस्तावो पेट्रो। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बन गए हैं लूला डा सिल्वा। इसी तरह चिली के प्रेसिडेंट की बात करें ये हाल ही में बने हैं गैब्रियल बोरिक। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं ऋषि सुनक और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों हैं और वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं एलिजाबेथ बॉर्न। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑन 20th July 2018 विच नेशन एंडर इमरजेंसी आफ्टर 2 ईयर? आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश ने विगत 2 वर्षों में लागू आपातकाल को 20 जुलाई 2018 को समाप्त कर दिया है? आपके ऑप्शन हैं इराक, सीरिया, तुर्की, यमन या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तुर्की ने यह आपातकाल समाप्त किया था। हाल की बात करें तो हाल ही में फूड इमरजेंसी श्रीलंका और पाकिस्तान में डिक्लेयर किया गया है। इसके साथ ही पेरू की गवर्नमेंट ने वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। पेरू गवर्नमेंट लेट सैटरडे डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन द कैपिटल लीमा एंड 3 अदर रीजन्स ड्यू टू द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। तो ये पिछले महीने की न्यूज़ है जब पेरू ने भी वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस डिक्लेयर्ड इमरजेंसी ड्यू टू पोलियो आउटब्रेक इन जून 2018? आपसे पूछा जा रहा है कि जून 2018 में पोलियो के प्रकोप के कारण किस देश में आपातकाल लागू किया गया? आपके ऑप्शंस हैं पपुआ न्यू गिनी, फिजी, फिलीपींस, माली या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर हाउ मैनी टाइम्स इंडिया वन द क्रिकेट एशिया कप ऑन 29 सितंबर 2018 डिफीटिंग बांग्लादेश? आपसे पूछा जा रहा है कि सितंबर 2018 में बांग्लादेश को हराकर भारत ने कितनी बार क्रिकेट का एशिया कप जीता है? और आपके ऑप्शन हैं 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम या 9 टाइम या फिर ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 7 टाइम्स। एशिया कप
2022 की बात करें तो मेंस एशिया कप ये हुआ है दुबई में, और इसमें विनर रही है टीम श्रीलंका की, जिसने 6ठी बार ये एशिया कप जीता है, और रनर टीम रही है पाकिस्तान। वुमेन्स एशिया कप की बात करें तो ये भी 2022 में आयोजित हुआ था बांग्लादेश में, जिसमें इंडिया विनर रहा था और रनर टीम श्रीलंका रही थी। इंडियन वुमेन्स टीम ने 7th टाइम एशिया कप जीता है, और क्योंकि इस वर्ष श्रीलंका ने जीता है तो भारत की अभी भी कुल संख्या 7 ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following is the correct order of medals won by India in the 18th Asian Games? इसमें एशियन गेम्स के बारे में पूछा गया कि भारत ने कितने मेडल्स जीते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम वर्तमान में जो अभी कॉमनवेल्थ और टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए हैं या पैरा ओलंपिक गेम्स हुए हैं उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल 61 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 22 गोल्ड हैं, सिल्वर है 16 और ब्रॉन्ज है 23। कॉमनवेल्थ गेम ये बर्मिंघम यूके में आयोजित हुआ है, और इसका मैस्कट रहा है पेरी, और मोटो रहा है गेम फॉर एवरी वन। इसके साथ ही अगर हम टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो उसमें इंडिया ने टोटल 7 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज रहे हैं, और इंडिया 48th प्लेस पर था। टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करें तो उसमें इंडिया ने टोटल 19 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम 19th एशियन गेम्स की बात करें जो कि होना था ईयर 2022 में, ये पोस्टपोन कर दिया गया है, ये प्रस्तावित था चाइना में। नेक्स्ट 20th एशियन गेम्स की बात करें जो कि प्रस्तावित है नागोया जापान में, ये 2026 में आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which is the first Indian airline company that used biofuel as ATF in August 2018? आपसे पूछा जा रहा है अगस्त 2018 में ATF के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन सी है। आपके ऑप्शंस हैं जेट एयरवेज, विस्तारा, एयर इंडिया, स्पाइस जेट या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्पाइस जेट। ऐसा करने वाली पहली विमानन कंपनी स्पाइस जेट रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन जून 2018 हाउ मच अमाउंट द वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड फॉर अटल भूजल योजना एंड एम्बिशियस स्कीम ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है कि जून 2018 में भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना है अटल भूजल योजना, उसके लिए विश्व बैंक ने कितनी धनराशि मंजूर की है। आपके ऑप्शंस हैं 5000 करोड़, 6000 करोड़, 7000 करोड़ या 8000 करोड़ या फिर ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने जो धनराशि मंजूर की थी वो है 6000 करोड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ IIT खड़गपुर स्टडी ग्रुप कंटिन्यूअस लो रेनफॉल फॉर हाउ मेनी ईयर्स वाज द कॉज ऑफ द फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपसे पूछा जा रहा है कि IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर बारिश का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। आपके ऑप्शन हैं 600 ईयर्स, 700 ईयर्स, 800 ईयर या 900 ईयर्स या फिर ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 900 ईयर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट रिलीज इन February 2018 हाउ मच एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। आपसे पूछा गया है फरवरी 2018 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शन हैं 23%, 23.40%, 24% या 24.40%। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उस समय के अनुसार
24.40%। वर्तमान जो रिपोर्ट है 17th इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इसके अनुसार भारत का टोटल एरिया जो वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो है 24.62%, और इंक्रीमेंट हुआ है पिछली रिपोर्ट से 2019 की रिपोर्ट से 2021 में 2261 स्क्वायर किलोमीटर। स्टेट वाइज बात करें तो स्टेट विद द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, और लोएस्ट कवर एरिया है हरियाणा, पंजाब और गोवा का। और ऐसे स्टेट्स जहाँ पे इंक्रीज ज़्यादा देखा गया है वो हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा, और लोएस्ट देखा गया है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन जनवरी 2018 which Indian state allowed people to establish a humanitarian relationship with trees, brother, sister? आपसे पूछा जा रहा है कि जनवरी 2018 में भारत के किस राज्य ने लोगों को वृक्षों के साथ मानवीय रिश्ता बनाने की मंजूरी दी? आपके ऑप्शंस हैं असम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर या ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा करने का मंजूरी प्रदान किया है सिक्किम की सरकार ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच डिस्ट्रिक्ट अचीव्ड द फर्स्ट पोजीशन एज पर द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018? आपसे पूछा जा रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं गया बिहार, तूतीकोरिन तमिलनाडु, सतारा महाराष्ट्र, मेरठ यूपी या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन उस समय के अनुसार है सतारा मध्य प्रदेश। वर्तमान समय में अगर हम स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 की बात करें तो इसमें सबसे जिलों में प्रथम स्थान पर जो है वो है भिवानी जिला। इसके साथ ही स्टेट्स में बात करें तो लार्जर स्टेट्स में फर्स्ट नंबर पर है तेलंगाना, सेकंड हरियाणा, थर्ड तमिलनाडु। और स्मॉलर स्टेट्स की बात करें और यूटीज़ की तो अंडमान एंड निकोबार फर्स्ट प्लेस पर है, सेकंड प्लेस पर है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, थर्ड प्लेस पर है सिक्किम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्कीम वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च्ड इन इंडिया इन सितंबर 2018? आपसे पूछा जा रहा है सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई भारत की किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी योजना माना गया है? आपके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या प्रधानमंत्री जनधन योजना या फिर ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना को 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री ने रांची, झारखंड से लॉन्च किया था, और इस योजना को आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स was the first Indian Railway University established in September 2018? आपसे पूछा जा रहा है कि सितंबर 2018 में निम्न में से किस संस्थान में देश का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं भारतीय राष्ट्रीय रेल एकेडमी बड़ोदरा, भारतीय रेलवे स्कूल पुणे, भारतीय राष्ट्रीय रेल शोध संस्थान मैसूर या भारतीय रेल कोच संस्थान कपूरथला या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन नेशनल रेलवे अकादमी बड़ोदरा। यहाँ पर भारत की पहली रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिमिक्स 2018 रिलेट्स टू, आपसे पूछा जा रहा है कि जिमिक्स 2018 का संबंध है। आपके ऑप्शंस हैं जापान इंडिया ज्वाइंट मिलिट्री एग्जीबिशन, जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, जापान इंडिया ज्वाइंट मोटर व्हीकल एग्जीबिशन या जापान इंडिया ज्वाइंट मिसाइल प्रोग्राम या फिर ऑप्शन ई।
और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। जिमेक्स भारत और जापान के मध्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है जो इंडिया की और जापान की नेवी के मध्य किया जाता है। इसके पहले संस्करण की बात करें तो इसका पहला संस्करण हुआ है 2012 में और अभी 2022 में इसका 6th एडिशन हुआ है बंगाल की खाड़ी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन डिलीट किया है बीपीएससी ने, पर देख लेते हैं इसको। इन विच सिटी और स्टेट वॉज एयर पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम वायु इंस्टॉल्ड इन सितंबर 2018। आपसे पूछा गया है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सितंबर 2018 में वायु प्रणाली का शुभारंभ किस नगर में या राज्य में किया गया। आपके ऑप्शन है चेन्नई, अमृतसर, दिल्ली, वाराणसी या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसा दिल्ली में किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध देश है। आपके ऑप्शन हैं बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन या ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हंगरी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके साथ ही हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम पश्चिमी यूरोप का एक देश है जो नॉर्थ में नीदरलैंड से, ईस्ट में जर्मनी से, साउथ ईस्ट में लग्जमबर्ग से और साउथ वेस्ट में फ्रांस से, इसके साथ ही नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ सी से घिरा हुआ है। रोमानिया की बात करें तो ये भी एक यूरोपीय देश है जो दक्षिण पूर्व में काला सागर, दक्षिण में बुल्गारिया, उत्तर में यूक्रेन और पश्चिम में हंगरी से मिलता है। अब बात करते हैं यूक्रेन की, ये काफ़ी चर्चा में रहा है। तो यूक्रेन एक पूर्वी यूरोपीय देश है जिसकी सीमाएं दक्षिण में काला सागर से मिलती हैं, उत्तर में दक्षिण में काला सागर से मिलती हैं। हंगरी की बात करें तो हंगरी के उत्तर में स्लोवाकिया है, पश्चिम में ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया तथा दक्षिण पश्चिम में क्रोएशिया है और दक्षिण में सर्बिया है। पूर्व में रोमानिया और उत्तर पूर्व में यूक्रेन देश स्थित है। इसलिए स्पष्ट है कि जो लैंडलॉक्ड कंट्री है वो है हंगरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द एरिया। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। आपके ऑप्शन हैं बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है बोर्नियो द्वीप। हालांकि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, पर ऑप्शंस के हिसाब से बोर्नियो द्वीप हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज मेडिटेरेनियन क्लाइमेट डज नॉट प्रेवेल। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। आपके ऑप्शन हैं सेंट्रल चिली, केप टाउन, एडिलेड, पैम्पास या ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है पंपास एरिया में। पंपास जो है ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक भाग है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पंपास एक तरीके की घास भी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कंट्री विच इज़ लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज। आपसे पूछा जा रहा है वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपके ऑप्शन हैं इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, जापान या ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइना सबसे बड़ा रेशम का उत्पादक है। वर्तमान समय में भी चाइना सबसे बड़ा रेशम का उत्पादक है। सेकंड प्लेस पर है भारत, थर्ड पर उज्बेकिस्तान, फोर्थ पर ब्राज़ील और फिफ्थ प्लेस पर जापान है। भारत की बात करें तो भारत में रेशम की सभी 5 जो किस्में होती हैं, मलबरी, टसर, ओक, इरी और मूंगा, ये 5 ही किस्में पाई जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन अमंग द फॉलोइंग
countries of the world except USA is the largest crude oil producer? आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? आपके ऑप्शन है रशिया, चाइना, सऊदी अरब या कनाडा या ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। वर्तमान समय में बात करें तो क्रूड ऑयल के जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं वो है यूएसए, फिर सऊदी अरब, फिर रशिया और फिर कनाडा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेघालयन प्लेट्यू? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? आपके ऑप्शन है भुवन हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स या ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवन हिल्स इसका भाग नहीं है। भुवन हिल्स जो है ये मीजो हिल्स का भाग है और ये पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है। इसके अलावा गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों की बात करें तो ये मेघालय पठार का अंश है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पास विच इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एलिवेशन इज? आपसे पूछा जा रहा है एक वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। आपके ऑप्शन है जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर या ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नाथुला पास जो है ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा माना जाता है। जोजिला दर्रे की बात करें तो ये लद्दाख में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है जिससे होकर के अटल टनल गुजरती है। इसके अलावा खैबर पास की बात करें तो ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करेवाज सॉइल, आपसे पूछा जा रहा है कि करेवा मृत्तिका जो जाफरान या केसर के उत्पादन के लिए उपयोगी होता है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं कश्मीर हिमालयाज, गढ़वाल हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज या ईस्टर्न हिमालयाज या फिर ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये कश्मीर हिमालय में पाया जाता है और ये केसर के उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। As per the 2011 census, the urban population percentage to total population of India was about? आपसे पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जो नगरीय जनसंख्या है उसका प्रतिशत क्या था? आपके ऑप्शन है 21%, 31%, 36%, 40% या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 31%। एग्जैक्ट बात करें तो कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31.26%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज नीति आयोग विच इज़ एन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग थिंक टैंक, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नीति? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार की नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है उसका पूर्ण नाम या पूरा स्वरूप क्या है? आपके ऑप्शन हैं नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड इंफॉर्मेशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंटीग्रेटेड ट्रिटी इंस्टीट्यूट या नेशनल इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जनवरी 2015 में सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग नामक एक नई संस्था का गठन किया था। ये संस्था सरकार के थिंक टैंक के रूप में अपनी सेवा प्रदान करेगी और नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे। इसके अलावा इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे और इसके साथ ही इसमें कुछ अन्य सदस्य भी होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड सुगर बाउल?
आपसे पूछा जा रहा है भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा या ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, शुगर बाउल कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। भारत का चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। साथ ही विश्व की बात करें तो विश्व के चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इंडिया लीड्स इन द प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। आपसे पूछा जा रहा है निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। आपके ऑप्शन है सीट माइका, कॉपर, जिप्सम, आयरन ओर या ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत जो अभ्रक होता है उसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। भारत अभ्रक का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। विश्व के कुल जो अभ्रक उत्पादन होता है उसका 85% लगभग भारत उत्पादित करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्यूरिंग 12th 5-year plan, which one of the following average annual growth rate target was envisaged for agriculture and allied sector। आपसे पूछा जा रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। आपके ऑप्शन हैं 3%, 3.5%, 4% या 4.5% या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये टारगेट उस समय रखा गया था 4% का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द गवर्नमेंट पॉलिसी मेक इन इंडिया एम्स एट। आपसे पूछा गया है कि सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन हैं रिमूवल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्लॉथ, एलिमिनेशन ऑफ रेड टैपिज्म, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या मेकिंग द प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि इसका एम है विनिर्माण की लागत को कम करना, साथ ही साथ उत्पाद को कॉम्पिटिटिव बनाना, दोनों है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनिशिएटिव फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है। आपके ऑप्शन है मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया या ऑप्शन ई। और आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि ये चारों ही ऑप्शंस औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। PURA जिसे पूरा कहते हैं मॉडल वॉज एडवोकेटेड बाय। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। हिंदी में इसको कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका प्रारूप किसने प्रस्तावित किया। आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, राजीव गांधी या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये प्रारूप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एज पर द सेंसस 2011 द फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया वॉज। आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी। आपके ऑप्शन हैं 60%, 63%, 65.5% या 68.5%। और 2011 के अनुसार देखें तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। फीमेल जो लिटरेसी रेट है वो 65.5 रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ गिवन द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप एज एन इफेक्टिव टूल फॉर पॉवर्टी
एलिवेशन। आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था। आपके ऑप्शंस हैं अमर्त्य सेन, मोहम्मद यूनुस, एस चक्रवर्ती या वेंकैया नायडू या ऑप्शन ई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस। स्वयं सहायता समूह एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से समूह की महिलाओं को अन्य महिलाओं के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने और एक दूसरे की मदद करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है। स्वयं सहायता समूह का विचार गरीबी निवारण हेतु सर्वप्रथम बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने दिया था। उन्होंने 1970 में लघु वित्त आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके तहत गरीब विशेषकर औरतों को बिना किसी शर्त के ऋण देने की व्यवस्था की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट प्रेजेंट हु इज़ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं। आपके ऑप्शंस हैं उर्जित पटेल, रघुराम राजन, शांता कुमार या ललिता डी गुप्ता या ऑप्शन ई। इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। वर्तमान समय की बात करें तो अभी 2022 में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। जब ये क्वेश्चन पूछा गया उस समय उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पाथवे टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। आपके ऑप्शन हैं इफिशिएंट इरिगेशन, क्वालिटी सीड्स, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। आपके चारों ही ऑप्शन सही हैं। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इन सभी का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा। आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है। आपके ऑप्शंस हैं टू बिल्ड असेट्स, टू इनकरेज माइक्रो इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, टू इनहांस रूरल इनकम या ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसे 2 अक्टूबर 2005 को अधिनियमित किया गया और इसका उद्देश्य है परिसंपत्तियों का विनिर्माण करना तथा ग्रामीण आय को बढ़ाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनियन बजट 2017। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभीष्ट उद्देश्यों में शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन हैं ट्रांसफॉर्म इंडिया, क्लीन इंडिया, एजुकेट इंडिया या एनर्जाइज इंडिया। उस समय की बात करें तो उस समय के अनुसार इसका जो उद्देश्य सम्मिलित नहीं था वो एजुकेट इंडिया नहीं सम्मिलित था। और वर्तमान समय की बजट की बात करें तो इसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो 4 सेक्टर हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट है पीएम गति शक्ति, सेकंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, थर्ड फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट और फोर्थ है प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। आपसे पूछा जा रहा है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है। जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय के हिसाब से इसका आंसर था अमिताभ कांत, पर वर्तमान समय में नीति आयोग के सीईओ हैं श्री परमेश्वरन अय्यर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011। आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें से एक जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। आपके ऑप्शन हैं केरला, हरियाणा, बिहार या उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन ई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सर्वाधिक घनत्व बिहार का है। बिहार के जनघनत्व का बात करें तो उसकी जनघनत्व है 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। वहीं हरियाणा का जनघनत्व है 573 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का है 829 पर्सन और केरला का है 860 पर्सन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप ज्योग्राफी और मिसलेनियस के क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहेंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चंस का नेचर समझते हुए करंट में जो चीज़ें हैं उनसे रिलेट करके अपडेट करते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।